गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम जो हमारा शिक्षण चल रहा था लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 के अंतर्गत, तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो शिक्षण के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हम इसका पहले परिचय जानेंगे। इसका परिचय क्या है, यानी भूमिका जिसे हम कहते हैं। तो भूमिका के अंतर्गत आता है जैसे कि शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है, यानी क्लास में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य शिक्षण के दौरान जो अंतःक्रिया होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, यानी जितना भी क्रिया कार्य और व्यवहार शिक्षक के द्वारा शिक्षण में किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण एक कला है, शिक्षक एक कलाकार है, यानी पहले भी शिक्षा क्या थी, कला थी, तो शिक्षक कौन होता था, एक कलाकार। तो प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं और यही शिक्षक या कलाकार के सिद्धांत बन जाते हैं, यानी जो भी कार्य किया जाता है तो उसके कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं। उन सिद्धांत और नियमों को ध्यान में रख करके फिर उस कला को किया जाता है, उसको अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ कलाकार कौन है, शिक्षक। तो शिक्षक को एक कलाकार माना गया है। तो प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, वही शिक्षक या कलाकार के सिद्धांत बन जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षण के भी सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों की सहायता से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, यानी जब हम शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करने से पूर्व उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों के आधार पर उस शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो उस शिक्षण प्रक्रिया से जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य था उस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। अब सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। सिद्धांत होता है किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में वैज्ञानिक तरीके से आयोजन करना, यानी कोई विषय है या क्षेत्र है तो उसका आयोजन हम किस प्रकार से करें, तो वहाँ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए और उसको हम योजना बनाते हैं और उस प्रकार से फिर कक्षा में उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसे कि हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का अर्थ होता है नियम, और नियम के आधार पर हमें उसको सुसंगठित करना पड़ता है और फिर उसको क्लास में उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो किसी भी शिक्षण सिद्धांत में 3 तत्व होते हैं। अब वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, जैसे पहला है चरों का स्पष्टीकरण करना, यानी कि जो भी हम सिद्धांत बनाते हैं तो उस सिद्धांत में पहला होता है चर। शिक्षण में चर होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तो वहाँ उस चरों का पहले स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरा है इन चरों के बीच संबंधों की स्थापना। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है। पाठ्यक्रम यानी जो विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय वस्तु का आपस में क्या संबंध है उसका भी पता होना चाहिए। तीसरा है विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के विषय में परिकल्पना को स्पष्ट करना, यानी इन चरों के संबंध में जो तथ्य है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनकी परिकल्पना क्या है, तो वो परिकल्पना भी स्पष्ट होनी चाहिए। तो सिद्धांत के लिए इन 3 बातों का जरूरी होना आवश्यक है। पहला है चरों का स्पष्टीकरण, दूसरा है चरों के बीच संबंधों की स्थापना और विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के विषय में परिकल्पना को स्पष्ट करना। तो शिक्षण सिद्धांत यह बताता है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण व्यवहार क्या है, शिक्षण में कौन कौन से चर तथा परिकल्पनाएं हैं और शिक्षक का व्यवहार कैसा होता है और क्यों होता है, इसका प्रभाव छात्रों पर क्या होता है। तो व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों का होना अति आवश्यक होता है, यानी शिक्षण के दौरान शिक्षण क्या है, शिक्षक व्यवहार क्या है, शिक्षक व्यवहार का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया है। तो उस से जो शिक्षण के सिद्धांत है वो व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए 2 प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों पर बल दिया गया है, यानी 2 प्रकार के शिक्षण सिद्धांत है। पहला है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और दूसरा है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो हम यहाँ पहले पढ़ेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। अब वो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है हमारा उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत।
का सिद्धांत। अब उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत क्या कहता है कि हम जो भी कोई कार्य करें तो उस कार्य को करने से पहले हमें उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। क्यों? किसी भी कार्य को करने के लिए जो उद्देश्य होते हैं वो क्या करते हैं? दिशा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक है। बिना उद्देश्य के किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि शिक्षण भी यदि हम बिना उद्देश्य के करेंगे तो वो कभी प्रभावी नहीं होगा। इसलिए किसी कार्य को करने से पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक है। दूसरा सिद्धांत है वो है करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत। और करके सीखने का सिद्धांत क्या होता है? इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता करके सीखने का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी कार्य हम क्लास में करवाए उसमें छात्रों की क्रियाशीलता होनी अति आवश्यक है। तो क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है। पहली होती है शारीरिक क्रिया और दूसरी होती है मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया। तो शारीरिक क्रिया के अंतर्गत जैसे कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाते समय हमें जैसे खिलौने खेलने के लिए छात्र को कहते हैं तो जब वो खिलौने से खेलता है तो शारीरिक क्रियाएं करता है, हाथ पैरों को चलाता है। लेकिन यदि उसके साथ साथ उस खिलौने का नाम भी उसे बता दिया जाए तो उस वह नाम को भी याद कर लेता है, जिसे कि हम मानसिक क्रिया कहते हैं। तो ऐसे बच्चे में स्वाभाविक गुण होते हैं कि वो जन्म से ही जब पैदा होता है तो वो हाथ पैर चलाता है, जो क्रियाएं करता है, लेकिन उन क्रियाओं का उसे पता नहीं होता कि ये क्रियाएं किस दिशा में हो रही है या इन क्रियाओं का क्या अर्थ है। तो वह क्रियाएं करता रहता है, लेकिन वो जब समझदार हो जाता है तो उसके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। जब मानसिक विकास हो जाता है तो वह उन क्रियाओं का अर्थ समझने लग जाता है। तो क्लास में टीचर को पढ़ाते समय, एक शिक्षक को शिक्षण कराते समय शारीरिक क्रियाएं करवानी चाहिए। ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिससे कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के कार्य किए जा सके। अब मानसिक कार्य में तो शारीरिक क्रियाएं जो यानी प्राथमिक स्तर पर, मिडिल स्तर पर ज़्यादा करवाई जाती है, लेकिन उच्च स्तर पर मानसिक क्रियाओं का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो क्लास में टीचर को ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिससे कि छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील रह सके। तो जब शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील रहेंगे तो अनुशासनहीनता भी नहीं होगी। तो करके सीखने के सिद्धांत पर भी फ्रॉवेल ने अपने उसमें मॉन्टेसरी फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन में भी क्रियाशीलता का सिद्धांत माना है। किंडरगार्टन पद्धति में भी क्रियाशीलता के सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है। क्यों? क्योंकि बच्चा जन्म से ऐसा है और असामाजिक पैदा होता है। वह धीरे धीरे सबसे पहले अपने शारीरिक क्रिया करता है, हाथ पैरों को चलाता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, परिपक्व होता है, तो उसका मानसिक विकास भी होता रहता है और वह उन चीज़ों को समझने लग जाता है। तो करके सीखने का सिद्धांत अति आवश्यक है। तीसरा सिद्धांत है इसमें रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। अब रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक को जब पाठ योजना बनाते समय छात्रों की रुचि और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण शिक्षण की सारी गतिविधियाँ छात्रों पर ही आधारित हो जाती है। यानी छात्र की योग्यता, रुचि और क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर हम पाठ को इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करें, ऐसे उसको समझाएं कि छात्र उसमें रुचि लेने लग जाए। क्योंकि बिना रुचि के जब कोई ज्ञान दिया जाता है तो छात्र उसमें परिपक्व नहीं होते हैं, यानी उनको ग्रहण नहीं करते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से वो क्लास में होते हैं, लेकिन उनका ध्यान शिक्षण की ओर नहीं होता है। तो पाठ को रोचक बनाने के लिए कि छात्र उसमें रुचि ले सके, तो एक शिक्षक को विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं को करना चाहिए। जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दृश्य श्रव्य सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री में चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, तकनीकी का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें आती है, जिससे कि पाठ कैसा बन जाता है? रोचक बन जाता है। जब रोचक बन जाता है तो छात्र उसमें रुचि लेने लग जाते हैं। छात्र की रुचि का भी विशेष ध्यान एक टीचर को क्लास में रखना चाहिए।
चौथा सिद्धांत आता है इसका, वो है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत। अब बाल केंद्रितता का सिद्धांत क्या कहता है कि आज की शिक्षा कैसी बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण जो शिक्षण कार्य है वो छात्र के आधार पर होना चाहिए, यानी छात्र जैसा चाहेंगे, जिस विधि को चाहेंगे उसी विधि का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार शिक्षण नहीं होगा तब तक बालक उसको स्थायी रूप से सीख नहीं सकेंगे, तो हमारा शिक्षण भी प्रभावशाली नहीं होगा। तो एक शिक्षक को क्लास में पढ़ाते समय बाल केंद्रितता के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा सिद्धांत वो है जीवन की वास्तविकता से संबंध का सिद्धांत। तो जीवन की वास्तविकता से संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो भी शिक्षण कार्य कराया जाए या क्लास में जो जिस विषय वस्तु के बारे में पढ़ाया जाए, तो वह विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? जीवन से संबंधित